नमस्कार, न्यूज आर के खास कार्यक्रम 4 बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं अभिनय सिंह चौहान। आज की पहली बड़ी खबर उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम पर अखिलेश यादव के पलटवार को लेकर है। दूसरी बड़ी खबर कांवड़ यात्रा पर सुप्रीम कोर्ट के स्टे ऑर्डर को लेकर है। तीसरी बड़ी खबर कटनी में बाढ़ प्रभावित क्षेत्र को लेकर है और चौथी बड़ी खबर मध्य प्रदेश सरकार के झोला छाप डॉक्टरों के खिलाफ अभियान को लेकर है। तो चलिए शुरू करते हैं 4 बड़ी खबरें। बीजेपी नेता और उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के मोहरा वाले बयान पर प्रतिक्रिया दी है। सोशल मीडिया साइट एक्स पर डिप्टी सीएम ने पोस्ट कर बयानबाजी की, जहां अखिलेश यादव ने लखनऊ में मीडिया से चर्चा के दौरान कहा कि उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य मोहरा हैं। यूपी में वाईफाई के 2 पासवर्ड हैं। आप खेल देखिए दिल्ली के वाईफाई के पासवर्ड का। अखिलेश के इस बयान पर केशव ने कहा कि कांग्रेस का मोहरा बन चुके सपा बहादुर अखिलेश यादव भाजपा को लेकर गलतफहमी पालने की कोशिश कर रहे हैं। अति पिछड़ों को निशाना बनाने, अपमान करने की जगह सपा को समाप्त होने के बचाने पर ध्यान दें। भाजपा 2027 में भी 2017 की तरह अपना प्रदर्शन दोहराएगी। बता दें कि डिप्टी सीएम मौर्य ने बयान पर अखिलेश यादव ने कहा कि हम समाजवादी मोहरे हैं, हम गरीबों के मोहरे हैं। इससे पहले अखिलेश यादव ने केशव प्रसाद मौर्य को लेकर दावा किया था कि वे योगी सरकार गिनाना चाहते हैं और मॉनसून ऑफर देकर वह सिर्फ उनकी मदद करना चाहते हैं। हम समाजवादी मोहरे हैं, हम लोग गरीबों के मोहरे हैं। हम समाजवादी मोहरे हैं, हम लोग गरीबों के मोहरे हैं। बीजेपी नेता और उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के मोहरा वाले बयान पर प्रतिक्रिया दी है। सोशल मीडिया साइट एक्स पर डिप्टी सीएम ने पोस्ट कर बयानबाजी की है, जहां अखिलेश यादव ने लखनऊ में मीडिया से चर्चा के दौरान कहा था कि उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य मोहरा हैं। यूपी में वाईफाई के 2 पासवर्ड हैं। आप खेल देखिए दिल्ली के वाईफाई के पासवर्ड का। अखिलेश के इस बयान पर केशव ने कहा कि कांग्रेस का मोहरा बन चुके सपा बहादुर अखिलेश यादव भाजपा को लेकर गलतफहमी पालने, अति पिछड़ों को निशाना बनाने, अपमान करने की जगह सपा को समाप्त होने से बचाने पर ध्यान दें। भाजपा 2027 में भी 2017 की तरह अपना प्रदर्शन दोहराएगी। बता दें कि डिप्टी सीएम मौर्य के बयान पर अखिलेश यादव ने कहा कि हम समाजवादी पार्टी के मोहरे हैं, हम गरीबों के मोहरे हैं। इससे पहले अखिलेश ने केशव प्रसाद मौर्य को लेकर दावा किया था कि वे योगी सरकार गिराना चाहते हैं। खबर पर हमारे साथ चर्चा करने के लिए प्रशांत राव जुड़े हुए हैं। प्रशांत, मॉनसून ऑफर और लोक लुभावने ऑफर के बाद अब मोहरे पर सियासत, क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल, देखिए उत्तर प्रदेश में लगातार जो है सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव जो है उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य पर कोई ना कोई तंज कसते रहते हैं, चाहे उत्तर प्रदेश सरकार हो या उनके डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य हो। उनको लेकर आए दिन कोई ना कोई बयान वो जारी करते रहते हैं। और अब बात आ गई है मोहरे पर, जहां एक और अखिलेश यादव ने कहा कि केशव प्रसाद मौर्य जो उत्तर प्रदेश में डिप्टी सीएम है वो मोहरा है, तो वहीं दूसरी तरफ से पलटवार आता है केशव प्रसाद मौर्य की तरफ से कि वो कांग्रेस का मोहरा बन चुके हैं। समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव को उन्होंने बताया कि वो कांग्रेस के मोहरा हैं, कांग्रेस के सारे पे काम कर रहे हैं। और उन्होंने यहाँ तक कहा कि समाजवादी पार्टी अपने बिखराव पर ध्यान दे, वो अपनी पार्टी को बचाने का काम करे। और इसके साथ ही उन्होंने सलाह दी है केशव प्रसाद मौर्य ने कि वह पिछड़ों का अपमान न करें, अति पिछड़ों का अपमान समाजवादी पार्टी के लिए नुकसानदेह होगा। और इसके साथ ही कई बातें उन्होंने एक तरीके से एक्स पर भी लिखी और इसके साथ ही मौखिक रूप से भी उन्होंने कही हैं। निश्चित रूप से वही समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव की आज प्रेस कॉन्फ्रेंस दी। इस दौरान उन्होंने तमाम जो पलटवार भी केशव प्रसाद मौर्य पे किए हैं, इसमें उन्होंने कहा है कि केशव प्रसाद मौर्य के लिए मानसून ऑफर था, लेकिन उन्होंने स्वीकार नहीं किया। और साथ ही साथ यह भी उन्होंने अपना एक बयान जारी करते हुए कहा है कि केशव प्रसाद मौर्य जो है भारतीय जनता पार्टी का मोहरा बने हुए हैं और
केंद्र के हाथ में यानी कि दिल्ली के पास 2 पासवर्ड यूपी में हैं जो वो हैंडल करते हैं वहां से, कि आखिर में दिल्ली के वाईफाई के 2 पासवर्ड, यानी एक तरफ से केशव प्रसाद मौर्य के ऊपर एक निशाना था, दूसरा अन्य जो डिप्टी सीएम है उनके ऊपर यहाँ पर निशाना था। निश्चित रूप से वही उन्होंने कहा कि रही बात मोहरे की, तो अखिलेश यादव ने साफ किया कि वो समाजवादी विचारधारा के मोहरे हैं, गरीबों के मोहरे हैं, बेरोजगारी जो युवक हैं उनके मोहरे हैं। निश्चित रूप से वो संविधान के मोहरे के संविधान के मुताबिक ही जो समाजवादी पार्टी चलती है, और मैं समाजवादी पार्टी का मुखिया होने के नाते संविधान का मोहरा हूं, संविधान के मुताबिक काम करता हूं। और उन्होंने डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के लिए भी कहा है कि वो लगातार जो है स्टूल से उतरकर अब मोहरे के रूप में काम कर रहे हैं। वो उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ की सरकार गिराना चाहते थे, लेकिन वो जो असफल रहे हैं। कहीं ना कहीं दोनों तरफ से जो है पलटवार शुरू है, और लगातार जो है अखिलेश यादव समय रहते केशव प्रसाद मौर्य की चुटकी लेते रहते हैं, और ऐसे में केशव प्रसाद मौर्य भी इन बातों का जवाब देने से पीछे नहीं हटते हैं। केशव प्रसाद मौर्य लगातार अखिलेश यादव पर एक बार करते रहते हैं। आज मोहरे की जो बात रही है, तो केशव प्रसाद मौर्य ने सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव को कांग्रेस का मोहरा बनाया है कि कांग्रेस के सारे पे उत्तर प्रदेश में काम कर रहे हैं, उनकी पार्टी जो है नष्ट होने के कगार पे है, उस पर वो ध्यान दें। साथ ही साथ ये कहा गया है कि अखिलेश यादव जो पिछड़ों का अपमान कर रहे हैं, वो आने वाले समय में उनकी समाजवादी पार्टी के लिए सबसे बड़ा जो कष्टकारी साबित होगा, और इसके साथ ही समाजवादी पार्टी जो है पिछड़ों का अपमान कर रही है, इसका खामियाजा भी उन्हें भुगतना पड़ेगा। तो वही अखिलेश यादव ने भी साफ तौर से कहा है कि वो चाहे उनका जो पीडीए का फार्मूला है उसके तहत वो काम कर रहे हैं, जिसमें पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक, इस तरीके से सभी का सम्मान देने का काम जो है समाजवादी पार्टी करती है। आरोप प्रत्यारोप के लगातार दौर जारी हैं, और उस तरीके से एक दूसरे के खींचतान मचे हुए हैं, और इससे उत्तर प्रदेश का जो राजनीतिक गलियारा है वो कहीं ना कहीं गर्म होता नजर रहता है। समय समय पर दोनों एक दूसरे के दलों के रूप में कुछ ना कुछ पलटवार करते हुए राजनीतिक सियासत को गर्म किए हुए हैं। जी बिल्कुल प्रशांत, एक दूसरे पर तंज कसे जा रहे हैं, मोहरा बताया जा रहा है। आप विरोधाभास देखिए कि दोनों ही नेता एक दूसरे को दिल्ली के मोहरे बताए जा रहे हैं। एक कह रहे हैं कि आप दिल्ली से वाईफाई के पासवर्ड के तौर पर काम करते हैं, और दूसरा दिल्ली में जो कांग्रेस की पार्टी है उसका ही मोहरा बता रहे हैं। बिल्कुल, बहुत धन्यवाद प्रशांत आपका, हमारे साथ बने रहिए, हम आपसे आगे चर्चा करेंगे। चलिए रुक करते हैं, अगली खबर पर बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश में कांवड़ रूट पर नाम लिखने के मामले पर सुप्रीम कोर्ट की अंतरिम रोक जारी रहेगी, जहां कोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार के जवाब दाखिल करने के बाद यह आदेश दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने उत्तराखंड और मध्य प्रदेश सरकार को भी अपना जवाब दाखिल करने के लिए कहा है। प्रदेश सरकार के वकील ने के अनुसार केंद्रीय कानून में दी गई व्यवस्था के मुताबिक आदेश जारी किया जा सकता है, जिसमें राज्य आदेश लागू कर सकते हैं। वहीं अधिवक्ता ने बताया कि एक कांवड़िये ने याचिका दाखिल करके कहा था कि राज्य का आदेश उचित है, खाना क्या है यह पता होना चाहिए। मुजफ्फरनगर पुलिस की तरफ से यह निर्देश बाध्यकारी तौर पर नहीं लागू किया गया। खबर पर हमारे साथ चर्चा करने के लिए प्रशांत राव जुड़े हुए हैं। प्रशांत, उत्तर प्रदेश की तरफ से हलफनामा जारी करते हुए उत्तर प्रदेश सरकार के वकील ने कहा है कि कोई इसमें गलत चीज नहीं है, केंद्र सरकार की ओर से यह हमें पावर दी गई है कि राज्य सरकार इस तरह का कानून लागू कर सकता है। उसका जो राज्य सरकार के वकील की ओर से दलील दी गई है वह कितनी ठीक है? बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से कांवड़ मार्ग जो 240 किलोमीटर तय किया गया उत्तर प्रदेश में, उसको लेकर कुछ आदेश जारी किए गए थे, जिसमें कहा गया था कि जहां भी होटल, ढाबे, रेस्टोरेंट या फिर फल की दुकानें हैं, चाय की दुकानें हैं, खान पान की जो भी दुकानें हैं, वहां के लोगों को नेम प्लेट लगानी होगी, और जो उनका आहार है यानी जो भोज्य पदार्थ है उसकी भी स्थिति उन्हें साफ तौर से करनी चाहिए। इसको लेकर जो विवाद उपजा था उसमें 22 जुलाई को एक फैसला आया, और जिसके बाद ये कहा गया कि कोर्ट की तरफ से कि नेम प्लेट जो लग रही है इसको हटाया जाए, बल्कि यह कहा गया था कि भोजन की स्थिति साफ की जाएगी, मांसाहार या फिर शाकाहार, इसको स्पष्ट करना होटल वालों के लिए आवश्यक होगा। निश्चित तौर से देखिए इसको लेकर विवाद लगातार उत्तर प्रदेश में उपजा है, और आज 26 जुलाई है, जिस पर भी आज जो है सुनवाई कोर्ट में होनी थी, जिसको लेकर अब ये कहा जा रहा है कांवड़ियों की तरफ से याचिका दाखिल की गई है कि उत्तर प्रदेश सरकार ने जो आदेश जारी किया था, जिसका पालन सहारनपुर और मुजफ्फरनगर की पुलिस ने किया था, और उसमें यह कहा गया था कि निश्चित रूप से कि सभी जो प्रतिष्ठान है खाने पीने के, चाहे स्टॉल हों, उनको अपनी नेम प्लेट और उसके बाद खाने के प्रकार को भी लिखना होगा।
यह सही था। इससे किसी प्रकार के खाने में भ्रम की स्थिति नहीं रहेगी, कोई झगड़ा उत्पन्न नहीं होगा। नेम प्लेट लगाने से स्थितियां साफ रहेंगी। यह देखिए कांवड़ियों की तरफ से याचिका दाखिल की गई थी और उसके साथ ही जो उत्तर प्रदेश के वकील ने कोर्ट में एक जो अपना जो बयान दर्ज किया है सरकार की तरफ से, उसमें यह कहा गया है कि केंद्र सरकार के द्वारा एक कानून के तहत उन्हें अधिकार है कि वह इस तरीके के अपने यहाँ नियम लागू कर सकते हैं, आदेश जारी कर सकते हैं। इसी के तहत इसे यहाँ पर आदेशित किया गया था। निश्चित तौर से ये कहा गया कि इस कानून में सांप्रदायिक भावनाओं को आहत करने के साथ ही जिस तरीके से लंबे समय से यहाँ पर धर्म विशेष के लोग जो हैं कांवड़ यात्रा के दौरान तमाम जो मानवीय सेवाएं करते हैं और धार्मिक आस्थाओं को रखने वाले लोगों के प्रति वो सेवाओं को यहाँ पर जारी रखते हैं, उनको आहत करने जैसा ये फैसला है। उसके बाद जो है कोर्ट ने इस मामले का संज्ञान लिया था और उसके बाद एक पिटीशन जो दाखिल की गई थी एनजीओ के द्वारा, उस पर यह आदेश 22 जुलाई को आया था कि नेम प्लेट हटा ली जाए, बल्कि जो खाने पीने के स्टॉल हैं वहां उनको बिल्कुल साफ तौर से स्पष्ट रूप से लिखना होगा कि वो शाकाहारी या मांसाहारी हैं। यह कोर्ट की तरफ से आदेश जारी था। लेकिन आज इस पर जब सुनवाई हुई है तो एक याचिका और दाखिल की गई है कांवड़ियों की तरफ से कि राज्य सरकार के द्वारा जो आदेश जारी किया गया था वो बिल्कुल ठीक था, उससे भ्रामक स्थिति को खत्म करने जैसा था। और ऐसे में जो झगड़े होते हैं रास्ते में जहां खाने पीने को लेकर, वो झगड़े नहीं होंगे। इन बातों को लेकर साफ तौर से बातें रखी गई हैं। सरकार के अधिवक्ता ने अपनी बात रखी। केंद्र सरकार के द्वारा जो एक कानून बनाया गया है कि सरकार के पास ये विशेषाधिकार है, यानी राज्य के पास ये विशेषाधिकार होगा कि उस तरीके का कानून अपने यहाँ लागू कर सकते हैं। उसी के तहत उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश में यह नियम लागू किए गए थे। हालांकि माननीय कोर्ट में यह मामला अभी है और इसके बाद ही इस पर आगे का जो काम होगा वो कोर्ट के निर्देश पर होगा। लेकिन राज्य की तरफ से जो अधिवक्ता ने कहा है कि उनका ये विशेषाधिकार है, इसके तहत ये नियम लागू किया गया था। इसमें यह भी है कि कानून की स्थिति भी सही तरीके से रहे और इसके साथ धर्म और आस्था का जो विषय है वो भी लोगों का संकित नहीं रहेगा, बल्कि स्पष्ट रूप से रहेगा कि जो लोग मांसाहार का प्रयोग नहीं करते हैं वो ऐसे भी खाने के स्टॉलों पर या ढाबे हैं, रेस्टोरेंट हैं, वहां पर नहीं जाएंगे। क्योंकि अभी साफ तौर से होता है कि सर्वाहार लोगों को वहां परोसा जाता है, एक तरफ शाकाहार एक तरफ मांसाहार एक ही स्थान पर, तो यह भ्रम की स्थिति हो जाती है और आए दिन कोई ना कोई कांवड़ यात्रा मार्ग पर इस तरीके के झगड़े होते थे पूर्व में, वो समाप्त होंगे। और जब स्पष्ट रूप से लिखा होगा तो लोग ऐसी जगह पर नहीं जाएंगे और किसी भी विवाद को खत्म करने में सबसे बड़ा सहायक नियम। लेकिन हालांकि कोर्ट ने इसे रोक दिया है, तो निश्चित तौर पर जो जाहिर की गई कांवड़ियों की तरफ से कि ऐसे में स्थितियां जो बड़ी गंभीर हो सकती हैं, झगड़े हो सकते हैं और कोई विशेष कानून व्यवस्था भी बिगड़ सकती है। इसको लेकर राज्य सरकार का जो नियम था वो लागू रहे। राज्य सरकार के अधिवक्ता ने अपनी बात रखी है कि ये जो नियम था, जो जवाब मांगा गया था कोर्ट की तरफ से कि सरकार ने किन परिस्थितियों में ये नेम प्लेट लगाने की जो है आदेश जारी किए हैं, उस पर अधिवक्ता ने कहा है कि ये राज्य का विशेषाधिकार है जो केंद्र के कानून के तहत उन्हें दिया गया है। जी ठीक। प्रशांत, कांवड़ यात्रा जिसके दौरान अगर खाने में प्याज लहसुन भी पड़ जाता है तो भी शुचिता के लिए वह बेकार माना जाता है। ऐसे में अगर किसी भी खाने के स्थल पर, किसी संस्थान पर या होटल रेस्टोरेंट में जिसमें दोनों तरह का खाना बनता है, शाकाहारी भी मांसाहारी भी, ऐसे जगह पर जहां दोनों तरह का खाना बनता है, तो ऐसे में क्या कांवड़ यात्रियों का या जो ऐसी धार्मिक यात्रा अपने आप को सात्विक रखते हुए किसी यात्रा पर निकले हैं, इन लोगों का जानने का हक नहीं है कि उनका खाना सही तरीके से बना हुआ है, सही जगह बना हुआ है या नहीं? हर व्यक्ति का अपना अधिकार है कि किसी भी होटल रेस्टोरेंट पर इस प्रकार की जा सकता है, जो खाना चाहता है उसके अनुसार खाना मिल सकता है या नहीं, किस प्रकार बनता है, यह भी वो जानकारी कर सकता है। तो देखिए, जिस तरीके की बातें हैं कि आस्था से जुड़ा हुआ विषय है और आस्था सर्वोपरि लोग अपना मानते हैं, तो ऐसे में कांवड़ यात्रा के दौरान लोग सात्विक रूप से जो है रहना चाहते हैं और भोज्य पदार्थ को लेकर भी वो बिल्कुल सात्विक संसाधन हैं। तो यह बात होती है स्पष्ट रूप से कि लोग प्याज लय चीज प्रयोग नहीं, और तमाम जो होटल रेस्टोरेंट वहां पर और सारे प्रकार के भोजन मिलते हैं, तो वहां की जो आस्था का विषय वो कहीं खंडित हो देता है और कई बार स्थितियां भी उत्पन्न हो जाती हैं। तो ऐसे में साफ होना चाहिए कि जिस होटल पर वो खाने जा रहे हैं वहां किस प्रकार का भोजन मिलता है। और देखिए, FSSAI नियम है कि वहां जो बनना है वो किस तरीके से बनना है। मांसाहार की रसोई अलग है, शाकाहार की रसोई अलग है, दोनों पे रसोई होना चाहिए, होना चाहिए। अन्य प्रकार की विभाग की तरह सरकारों की जो भी नियम है उसके
व्यवस्था ही है। यह भी देखिए नियम स्पष्ट होता है कि मांसाहार उस होटल में अलग दिशा में बनेगा या कोई बनेगा, उस वाले लोग होंगे वह भी अलग होंगे और उसके आने वाले सामान होंगे वह भी अलग रहेंगे, एक दूसरे में उनको प्रयोग नहीं किया जाएगा। साथ ही खाने के बर्तन भी अलग अलग रखे जाएंगे, बैठने की व्यवस्थाएं अलग अलग की जाएंगी। तो ये साफ नियम होते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी तमाम होटल्स रेस्टोरेंट पर इस प्रकार की व्यवस्थाएं होती हैं कि एक ही जगह बैठने की व्यवस्था, एक ही किचन में सारे सामान बनते हैं, यानी एक ही रसोई में शाकाहार भी बनता है, मांसाहार भी बनता है। और बहुतायत अगर देखा जाए कि 99% किचन में एक ही प्रकार की चीजें की जाती हैं, चाहे फिर वो ग्रेवी जिसे रसा कहते हैं या अन्य राज्यों के अन्य स्थानों पर अलग अलग भाषाएं होती हैं, अगर इंग्लिश में कहें तो ग्रेवी बोलते हैं, वो प्रयोग की जाती है एक ही तरीके के। इसके साथ ही मसाले होते हैं और जो उसको बनाने वाले बर्तन होते हैं वो एक ही तरीके का प्रयोग किए जाते हैं। खासकर फ्राई पैन जो यूज किया जाता है, जिसमें एक तरफ से वही पनीर बनाया जाता है, वही अंडा है, मछली है, मांस वो बनाए जाते हैं। तो कांवड़ियों की जो आस्था होती है वो कहीं ना कहीं भंग होती है और इसीलिए पूर्व में तमाम जो है ऐसे मामले भी सामने आए, तोड़फोड़ के मामले सामने आए, विवाद के सामने आए। कई बार होटल्स वाले जो लोग हैं उन्होंने कांवड़ियों के साथ मारपीट भी की है। तो यह जो दृष्टिगत रखते हुए उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने इस तरीके के निर्देश स्थानीय प्रशासन को दिए थे कि ताकि वहां से नियम बनाए जाए, ताकि कांवड़ियों की आस्था भंग ना हो, विवाद की स्थितियां उत्पन्न ना हो। और साथ ही साथ जब ये स्पष्ट रूप से लिखा होगा और ये सार्वजनिक होगा तो निश्चित रूप से लोग ऐसी जगह नहीं जाएंगे, और जाते हैं तो वो स्वयं में दोषी होंगे। तो कानून में देखिए दोनों लोगों को इसमें सुविधा है, चाहे वो धर्म विशेष के लोग हों या हिंदू सनातन धर्म से जुड़े लोग हों। अगर लोग ऐसे होटलों में जाते हैं तो वो स्वयं जिम्मेदार होंगे और विवाद करते हैं तो कानून के तहत दोनों लोगों पर कार्रवाई होगी। लेकिन इसको राजनीतिक रूप दिया गया उत्तर प्रदेश में, जिसके बाद ये विवाद उत्पन्न हो गया और एक एनजीओ के द्वारा एक याचिका दाखिल की गई जिसमें बताया गया कि धर्म विशेष के लोगों को यहाँ धार्मिक रूप से तुष्टीकरण किया जा रहा है, उन्हें टारगेट किया जा रहा है, जिस पर कोर्ट की तरफ से फैसला आया था कि नेम प्लेट हटाई जाए। जबकि खाद्य विभाग की तरफ से जो सर्टिफिकेट दिया जाता है, जो अनुमति दी जाती है, उसमें साफ तौर से प्रोप्राइटर को अपना नाम, अपने संस्थान का नाम, खाने का प्रकार सब लिखना होता है, चाहे जीएसटी ले, जीएसटी नंबर ले, कुछ भी ले। लेकिन ये विवाद बेवजह उत्पन्न हुआ है और लगातार इस पर विवाद बना हुआ है। कांवड़ियों की तरफ से याचिका दाखिल की गई है, वहीं राज्य सरकार के अधिवक्ता ने भी अपना जवाब दाखिल किया है। जी बिल्कुल, फूड सेफ्टी विभाग की ओर से तो स्टैंडर्ड क्वालिटी को लेकर लाइसेंस भी जारी किया जाता है, प्रोप्राइटर का नाम लिखने के लिए भी कहा जाता है, लेकिन कई सारे संस्थान इसका पालन नहीं करते, जिसको लेकर आदेश आया था। हालांकि इस आदेश पर सुप्रीम कोर्ट ने अभी स्टे लगा रखा है, देखना होगा कि आगे इस पर क्या डेवलपमेंट निकलकर सामने आता है। बहुत धन्यवाद प्रशांत आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, हमारे साथ चर्चा करने के लिए। चलिए अगली खबर पर बढ़ते हैं। कटनी के ढीमरखेड़ा और पान उमरिया में बाढ़ से पीड़ित जनों को राहत शिविर में लाया गया है, जहां पीड़ित परिवारों का रेस्क्यू कर उनके खान पान की व्यवस्था की जा रही है। बता दें कि एक ओर 14 गांव के लोगों को बेघर होना पड़ा, दूसरी ओर राहत शिविर में भोजन, बिस्तर और बिजली तक की उचित व्यवस्था नहीं की गई है। बड़वारा विधायक धीरेन्द्र सिंह के मुताबिक लगभग 15,000 की जनसंख्या पीड़ित है, और तो और लगातार बारिश से हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। ग्रामीण क्षेत्र के 14 गांव इसकी चपेट में हैं और मवेशी भी शिकार हुए हैं। हो गया खराब, सब खराब हो गया है, कुछ खाने पीने को व्यवस्था नहीं है और परस की व्यवस्था नहीं है। हम छत में रात काटते हैं बैठ के। अब व्यवस्था इतनी तो जनता जानती है, सब कुछ नहीं है, चावल सड़ गए हैं। शासन प्रशासन आए थे ना, उन्होंने व्यवस्था की नहीं, हम छत वहाँ टंगे थे छतन में, यहाँ से चले गए हैं बैठ। ये नाव वाले आए थे, 2 जन ही आए थे, पानी तक नहीं लिए थे वो। गल्ला पानी जो रखा रहा तो खराब हो गया है, और पैसा भी रहा 20,000 रुपए, वो भी नहीं है, बह गया सब। जितने भी कैंप है हमारे ढीमरखेड़ा 14 गांव है, तो हर जगह कैंप की व्यवस्थाएं हैं, भोजन की भी व्यवस्था पूरी है, बिस्तर की व्यवस्था है, लाइट के भी साधन जोड़ रहे हैं धीरे धीरे जनरेटर के माध्यम से, और साथ ही डॉक्टरों के माध्यम से दवाई या कोई ऐसी बीमारी का समस्या होती है वो भी, और भोजन व्यवस्था पर्याप्त रखेंगे। कितने कैंप बनाए गए हैं? लगभग यहाँ पे 8-10 कैंप के आसपास हैं। ये मुख्यतः ढीमरखेड़ा अंतर्गत ढीमरखेड़ा क्षेत्र, उमरिया पान क्षेत्र और कुछ मात्रा में सलीमनाबाद क्षेत्र के अंतर्गत अतिवृष्टि के कारण बाढ़ की स्थिति निर्मित हुई है, जिसमें हमारे लगभग 15 गांव के आसपास गंभीर रूप से प्रभावित हुए थे। और जैसे ही ये परसों रात से जब बारिश शुरू हुई तो सुबह हमारी एनडीआरएफ की टीम, जिला प्रशासन की टीम, हमारे
पुलिस के जवान, इन सभी का एक संयुक्त दल बचाव एवं राहत कार्य में शामिल हुआ। पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशानुसार अलग अलग टीमें उमरियापान स्तर पर, स्लिमनाबाद स्तर पर और ढीमरखेड़ा स्तर पर बनाई गई। खबर पर हमारे साथ चर्चा करने के लिए जाहिद हुसैन सिद्दीकी जुड़े हुए हैं। जाहिद, 14 गांव के लोगों को इस तरह की परेशानी हो रही है। लगभग 14 गांव के ग्रामीण अतिवृष्टि के कारण परेशान हैं, बेघर हो गए हैं, और तो और बेघर के साथ साथ उनके खाने पीने की भी कोई व्यवस्था नहीं हो पा रही है, सही से व्यवस्थाएं नहीं की गई हैं। क्या है पूरा मामला? बिल्कुल बताना चाहेंगे अविनाश, ये कटनी जिले का ढीमरखेड़ा पान उमरिया का मामला है। विगत 48 घंटे से जो लगातार मूसलाधार बारिश हो रही है, ढीमरखेड़ा में जिस तरह की बारिश का कहर पड़ा है, यहां तक कि 14 से 15 गांव प्रभावित हुए हैं, जहां के पूरे ग्रामीणों में महिलाएं हो, बच्चे हो, बूढ़े हो, हर वर्ग का व्यक्ति इससे ग्रसित हुआ है और अपने घरों से बाहर निकलकर शिविर में जो प्रशासन द्वारा बना के वहां जाके अपना जीवन काट रहा है। पिछले 3 दिनों से राहत शिविर का आलम यह है कि पर्याप्त रूप से जो साधन होना चाहिए उन ग्रामीणों को नहीं मिल पा रहा। ये हम नहीं कहते, ये हमारा चैनल नहीं कहता, ये खुद ग्रामीणों ने अपनी जुबान से कही है कि वहां पर सुविधाएं नहीं है, खाने का पर्याप्त सामान नहीं है, बिजली नहीं है और सोने के लिए तो दरी भर रखी गई है और अंधेरा रहता है। इन तमाम तरह की चीजें हैं, मेडिकल सुविधाएं तक नहीं है। और तो और जो लोग अच्छे तरीके से घरों में खा पी रहे थे, आज वो बेघर हो गए मौसम की मार की वजह से। यही नहीं, वहां के ग्रामीणों ने यहाँ तक कि बताया कि जो रेस्क्यू किया गया उन्हें अलग अलग कैंपों में रखा गया। कई जगह तो ऐसा भी हुआ कि परिवार और गांव के लोग अलग अलग कैंपों में बट गए, जिससे उन्हें इस तरह की परेशानी का सामना करना पड़ा। महानदी से जुड़ी हुई बेलकुंड हो गई या दतला नदी हो गई या बरेली नदी, इन नदियों का जो कहर टूटा है, पानी जो ओवरफ्लो हुआ है वो गांवों तक आ गया। खेतों में जो धान की बुआई चल रही थी इस समय, वो पूरी खेत खराब हो गए। यही नहीं, बात करें हम मवेशियों की, तो गांव ग्रामीणों के जो किसान होते, उनके जानवर होते, वो भैंस हो, चाहे गाय हो, चाहे बैल हो, यहाँ तक कि बकरियां तक, जो भी जानवर हो, तमाम जानवर खत्म हो गए या बह गए, अन्यत्र से चले गए। इस तरह के तमाम रूप से आर्थिक रूप से भी नुकसान हुआ है, क्षति हुई है। और हर तरह की अगर बात करें तो किसानों का जो नुकसान हुआ है उसके भरपाई के लिए प्रशासन को, सरकार को ध्यान देना चाहिए। और हमारे साथ एक ढीमरखेड़ा क्षेत्र के किसान भी है और चूंकि एक जन परिषद के सदस्य भी, उनसे पूछ लेंगे। अब्दुल भाई, आपका ढीमरखेड़ा का जो मामला, किस तरह का किसानों के साथ वहां पे जो दुर्दशा है, ताजा हालात क्या है, जो कि आप गांव से आए हुए, बताइए। निश्चित तौर पर पूरे ढीमरखेड़ा क्षेत्र में बारिश के कहर से त्रासदी मची हुई है, जिसमें वहां क्षेत्र की 3 नदी बेलकुंड, दतला, मोरी, लभेर नदी है, जिसका पानी बहुत ज्यादा ओवरफ्लो होने की वजह से पूरे बस्ती की बस्ती और गांव के गांव पूरे के पूरे डूब गए हैं, जिससे गांव के लोग जो है दूसरों की छतों पर रहने में विवश हो रहे हैं और घरों के अंदर जो है पूरे का पूरा पानी भर चुका है, कच्चे मकान गिर चुके हैं। और जहां तक देखा जाए तो लोग जो है एक बेगानी सी जिंदगी जी रहे हैं, क्योंकि अब घर भी गिर गए हैं और किसानों के जो खेत हैं वो पानी से भर गए हैं, जिसकी वजह से किसानी में बहुत बड़ा नुकसान हुआ, क्योंकि रोपाई का काम हो चुका था। और कहीं ना कहीं देखा जाए तो मवेशियों की भी बहुत बड़ी हानि हुई है। बहुत सारे मवेशी जो, जैसा कि ये बाढ़ का मौसम, बाढ़ आया है, तो ढीमरखेड़ा में इस तरह के साथ पहली बार बाढ़ आया है। पहली बार, जीवन में पहली बार बाढ़ आई है। और मुझे लगता है ये अचानक से जो बारिश आई है, तो लोग इसको समझ भी नहीं पाए हैं कि इस तरह के हालात हो रहे हैं, तो लोगों ने घरों को खाली नहीं किया। अगर बात की जाए राहत देने की बात, तो क्या राहत देने में प्रशासन है या वहाँ की जो ग्रामीण स्तर की जो पंचायतें होती हैं या जो जनपद के अधिकारी, क्या कहीं ने देरी की है इन्होंने? बिल्कुल बहुत देरी हुई है और बहुत ही नाकाफी व्यवस्थाएं हैं। उनको रात गुजारने के लिए कोई एक मकान में, एक बिल्डिंग में ठहराया गया है, तो ये कोई व्यवस्था नहीं है। सरकार को सुचारू ढंग से उनके लिए सोचना चाहिए। किसानों की खेतों का नुकसान हुआ है, खेती का नुकसान हुआ है, जानवरों का नुकसान हुआ है, व्यापारियों के दुकानों में किराने की दुकानें हैं वो खराब हो गई, कपड़े की दुकानें थी उसके अंदर भर गई, किसानों के ट्रैक्टर खराब हो गए, उसके अंदर पानी भर गए, इससे इंजन उनके सीज हो गए। इस तरह के एक पंजीबद्ध तरीके से एक योजना के तहत और व्यवस्थापक रूप से पूरी किसानों की और जो गरीब हैं उनकी नुकसान को देखा जाए और उस हिसाब से उनकी मदद की जाए। बिल्कुल, जैसा कि इन्होंने बताया, चूंकि उसी क्षेत्र से आते हैं, ग्रामीणों के साथ एक बड़ा नुकसान तो हुआ है कि किसानों के साथ जो उन्होंने अभी रोपाई किया था, उन्होंने बीज डाले होंगे, खाद डाले होंगे, वो तमाम बर्बाद हो गए। उसी तरह उनके मवेशी बह गए, वो नुकसान हुआ है। घरों का जो स्ट्रक्चर रहा होगा वो बिगड़ गया होगा।
बिस्तर हो गए, अनाज हो गए, सब तरह की चीजें बर्बाद हो चुकी है। और जिस तक प्रशासन को वहां पे मदद उपलब्ध करानी चाहिए, शायद उसमें भी हिलावाली हो गई है। अब किसान परेशान है, महिलाएं परेशान है, अंधेरे में जिंदगी काट रही है, रात में किस तरह की सो रही हैं। उस तरह की प्रशासन की अगर बात करें तो वहां क्षेत्रीय विधायक पहुंचे थे, जिन्होंने कहा हम तमाम व्यवस्थाओं को करेंगे, दुरुस्त करेंगे। जब जरूरत आज की है तो कब करेंगे, क्योंकि बाढ़ से 48 घंटों से लगातार बारिश हो रही है। उस बारिश से लोग घर छोड़ चुके हैं, बच्चे बाहर हैं, महिलाएं बाहर हैं, बूढ़े बाहर हैं। और मौसम के कारण जो बारिश हो रही है उससे मौसम तब्दीली भी आई है, मौसम ठंडा भी हो गया, तापमान में भी गिरावट आई है, और न ही समुचित इलाज की व्यवस्था वहां पर है, न दवाइयां पर्याप्त रूप से पहुंच पा रही है। और खाद्य सामग्री की अगर बात करें, खाद्य सामग्री भी उतनी जितनी मिलना चाहिए वो नहीं मिल पा रही है। इस तमाम तरह की चीजें कहीं कथनी और करनी में कहीं ना कहीं अंतर देखा जा रहा है। गांव वालों ने खुलकर कहा है कि हमें राहत शिविर कैंपों में लाया तो गया, पर जो हमें सुविधाएं दी जानी चाहिए वो नहीं मिल पा रही है। इस तरह की हाल बदहाल हाल में लोगों का ये दुर्दशा की कहानी पता था। ताजा तस्वीरें हैं जो बाढ़ से पीड़ित जन है। बिल्कुल जाहिद, जिस प्रकार से फसल बर्बाद हुई है, आर्थिक तौर पर भी लोगों को नुकसान हुआ है, लोगों के वाहन नष्ट हो गए, मवेशी बह गए, इस तरह की कई परेशानियां हो रही हैं, लेकिन विधायक की ओर से अब तक भी आश्वासन दिया जा रहा है, कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा। हालांकि देखना होगा कि प्रशासन इस मामले पर कब तक क्या कुछ संज्ञान लेता है, लोगों को उनकी समस्याओं से कब तक निजात मिल पाता है। बहुत धन्यवाद जाहिद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, हमारे साथ चर्चा करने के लिए। चलिए रुक करते हैं, अगली खबर पर बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश में झोला छाप डॉक्टरों के खिलाफ महाअभियान चलाया जा रहा है, जहां मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव सरकार ने कलेक्टरों और मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारियों को अभियान के तहत आदेशित किया है। बता दें कि प्रतिष्ठित डिग्री डिप्लोमा ना होने के बावजूद क्लिनिक चलाने पर कड़ी कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं। साथ ही एलोपैथिक पद्धति से इलाज करने के लिए अनाधिकृत व्यक्तियों पर एक्शन लेने को भी कहा गया है। वहीं इसी तरह के नीम हकीम डॉक्टरों का मायाजाल ग्रामीण अंचलों में बढ़ता जा रहा है। हमारे माननीय जिलाधीश डॉक्टर गिरीश कुमार मिश्रा जी के आदेश पर समस्त विकास खंडों में जांच दल का गठन किया गया है। एक जांच दल बालाघाट जिला स्तर पर भी गठित किया गया है। इनके द्वारा पूरे जिले में कार्य कर रहे समस्त डॉक्टरों की जांच की जाएगी और इसमें जिन डॉक्टरों के पास में वैधानिक दस्तावेज पाए जाएंगे उन्हें ही कार्य करने की अनुमति रहेगी। बाकी सब पर विधि अनुसार कार्रवाई की जाएगी। खबर पर हमारे साथ चर्चा करने के लिए प्रफुल्ल चित्रीव संवाददाता जुड़े हुए हैं। प्रफुल्ल, जिस प्रकार से क्षेत्र में ग्रामीण अंचलों में एक तरह से झोला छाप डॉक्टरों का मायाजाल फैला हुआ है, लोग बिना किसी डिग्री के, बिना किसी अधिकृत दस्तावेज के, बिना किसी जानकारी के ऐसे अवैध क्लिनिक चला रहे हैं, इनके खिलाफ अब तक क्षेत्र में क्या एक्शन लिया गया है? बालाघाट जिले में भी ग्रामीण अंचलों में भी झोला छाप डॉक्टरों का एक बहुत बड़ा जाल फैला हुआ था, जिन्होंने उस समय पे अपनी योग्यता के आधार पर कई जानों को बचाने का प्रयास भी किया, परंतु अपनी डिग्री में जो उनकी पैथी थी उस पैथी से हटकर उन्होंने एलोपैथी का सहारा लेते हुए उपचार करना प्रारंभ किया, जिसका एक निगेटिव परिणाम भी सामने आया कि जिस दवाइयों के बारे में जानकारी नहीं है, उन जानकारियों को दवाइयों से उन्होंने इलाज किया और कई लापरवाही कई जाने हमें जा रही है, जिसको ध्यान में रखते हुए प्रदेश की मनमोहन सिंह की सरकार ने जिले पूरे मध्य प्रदेश के 55 जिलों में कलेक्टर और मुख्य चिकित्सा अधिकारी को आदेश दिया कि जितने भी क्षेत्र यहाँ पे चल रहे हैं, जितने विकास खंड है, वहां पर मुख्य चिकित्सा अधिकारी के नेतृत्व में जांच गठन किया जाए और झोला छाप डॉक्टर जो कह सकते हैं कि जिन्होंने अपनी पैंतीस हट करके दूसरे 35 इलाज कर रहे हैं, जिसका नुकसान इस क्षेत्र की जनता को उठाना पड़ रहा है, उस पर कार्रवाई करने के हमें निर्देश दिए गए। और वो क्लिनिक जहां पर वो पेशेंटों को एडमिट करते हैं और उपचार करते हैं,
जिसका शासन को पता नहीं चलता कि इन्होंने किस पैसे से कौन सी दवाइयों से उपचार किया, और उस विधि से उपचार करने के पश्चात किसी प्रकार की अनहोनी घटती है तो उसकी जवाबदारी भी इसकी तय होनी चाहिए, यह भी आज तक निश्चित नहीं है। बिल्कुल प्रफुल्ल, जिस प्रकार से इन अनाधिकृत व्यक्ति तो हैं, ना ही वह क्वालिफाइड हैं, इसके बाद भी पद्धति बदलने के बाद भी लोगों को अपनी जान गंवा कर इसकी कीमत चुकानी पड़ रही है। बहुत धन्यवाद प्रफुल्ल आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, हमारे साथ चर्चा करने के लिए। तो 4 बड़ी खबरों में फिलहाल इतना ही। न्यूज़ आवर पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। नमस्कार।